भारत फिर से विश्व गुरु होने में लगभग आउटर पर खड़ा है। आउटर। और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। जिंदाबाद। संपत सरल। जबरदस्त हास्य का माहौल है, कहीं तनाव नहीं है। हाँ, वो तो उसके गीत की वजह से मेरी आंखें गीली हो गई, क्योंकि हम भी थोड़ा करुणा को जीते हैं। वो किसी शायर का एक शेर है ना कि हंसता हूं आसपास के आंसू समेट कर, वो क्या खाक हंसेंगे जिन्हें रोना नहीं आता। आए हाय आए हाय। वरना देश में बहुत जबरदस्त हास्य का माहौल है। एक तरह से हास्य का स्वर्ण काल चल रहा है। जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था उनको उनका वादा याद दिलाओ तो खुद ही हंसने लगते। विकास का एजेंडा कहकर के आए थे, कुर्सी मिलते एजेंडे के विकास में लग गए। और सवाल खड़े करो तो जूता निकालते। प्रधानमंत्री खुद इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। बहुत अच्छा आप सब लोग सुन रहे हो। हाँ। लोकतंत्र रसातल में जा रहा है और मूर्तियां आकाश छू रही है। आए हाय आए हाय। सूखती है। वाह वाह। अभी तो कई लोगों ने मुझसे भी कहा कि साहब कुछ आप भी पॉपुलर हो गए। इन दिनों मूर्तियों का चलन का इस समय धूम धड़ाका चल रहा है। किसी चौराहे पे आपकी भी एक खड़ी कर देते हैं, लाख रुपए खर्च कर दो। मैंने कहा तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊं। मेरे ये समझ में नहीं आती कि नेहरू को छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाए। आए हाय। वाह वाह। जिस सरदार सरोवर के तट पे पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगी है, उस सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसलिए अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करो और स्वस्थ लोकतंत्र और प्रजातंत्र की जो बुनियाद है उसको और मजबूत करो। अभी तो बीजेपी के एक सांसद ने नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था मेरा बूथ सबसे मजबूत, उसने मेरा बूट समझ लिया। अपनी ही पार्टी के एक विधायक का चरण पादुका पूजन कर दिया। चरण पादुका पूजन। तो ये कुमार विश्वास कह रहे थे, बोले भाई जी यहां भी काम में मजा नहीं आया। जूते की जगह खड़ाऊ होती तो रिजल्ट और बेटर रहता। हाँ। मीडिया के लोग यहां बैठे होंगे, ये भी बहुत हंसा रहे हैं सर। ये तो अच्छा वेब पोर्टल का कार्यक्रम है। सुबह अखबार पढ़ दो तो हंस हंस के पेट दुख जाता है मेरा। अखबार में आप खबर पढ़ो, एक लाइन में व्यंग हो जाता है। आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। मैंने कहा भैया खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने एक 8-9 साल के बच्चे को 10 रुपए दिए। मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी ले आना, एक तू खाना एक मैं खाता हूं। आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आए। वो गया और एक कुल्फी खाता हुआ लौटा, बोला अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। मैं सच बताऊं मेरे 10 रुपए की चोट तो पड़ी, लेकिन मुझे उस दिन जीएसटी समझ में आ गई। और व्यंग पर तालियां तो अब आपकी अब उठेंगी। मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? बोले नहीं अंकल मैं तो पढ़ता हूं। आप जानते हैं ना अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं है। अच्छा है। मैंने कहा क्यों, साधु बाबा बन सकते हो, डेरा आश्रम खोल सकते हो, कथा प्रवचन कर सकते हो। इस बार जो बच्चे ने जवाब दिया आपकी मोहब्बत मिले, बोले अंकल वो तो और मुश्किल है।
साधु बाबा बनने, डेरा आश्रम खोलने, कथा प्रवचन करने के लिए सिर्फ अनपढ़ होना ही काफी नहीं है, अज्ञानी होना भी जरूरी है। कमाल है। दिस इज कॉल्ड संपत सरल। वाह। गांव का, देहात का आदमी किसी मंदिर मस्जिद के झगड़े में नहीं पड़ता, राम तक से मजाक कर लेता है। वो कुमार बाबू, एक आदमी का घर था शमशान घाट के पास में और वो नई नई भैंस लाया। सुबह सुबह जैसे ही भैंस को दूने बैठा, उधर से एक अर्थी आ गई, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। इतनी भीड़ और झूठे लोगों से राम का नाम सुनकर के भैंस बिदक गई, लात मारा, दूध डुल गया, उस गरीब का नुकसान हो गया। वो जैसे ही दूसरे दिन फिर भैंस दूने बैठा, उधर से फिर अर्थी आ गई, राम नाम सत्य। उस गरीब का पहले दिन नुकसान हो गया था। उसने पहले जाकर के अर्थी वालों से पूछ लिया, क्यों भाई कल वाला लिए घूम रहे हो या कोई ताजा मार लाए? तो अपनी सुविधा के हिसाब से मार लेते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से मुर्दा जिंदा कर लेते हैं। आए हाय आए हाय आए हाय। लेकिन चीजें बदलेंगी भी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इंडिया डिजिटल होने से कई फायदे हो गए। आप न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकते हैं, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकते हैं। और बड़े व्यापारी लोग यहां बैठे हैं। बिजनेस तो इतना आसान हो गया डिजिटल इंडिया होने के बाद कि बस पूछो मत। अच्छा। मैं तो अभी पिछले दिनों दवा खरीदने गया दुकान पे, तबीयत खराब नहीं थी, दरअसल एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा है। संयोग से उस दिन धनतेरस थी, तो दवा वाले ने पूछ लिया आज कैसे। मैंने कहा 2 कारण है, एक तो धनतेरस थी तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा आज के दिन सारे बाजार में आप ही के यहां सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया, बोले यार सच कह रहे हो, तमाम दुकानों को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए सोच रहे थे एक दिन के लिए हम भी दवा की दुकान के आगे बर्तन रख लेते तो 2 पैसे का बिजनेस ठीक से हो जाता। वो 10 दुकान छोड़ करके, सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। इसलिए है बेकार के बहकाव में मत आओ, आने होंगी चीजें ठीक होंगी। जैसा अभी बताया, अभी बुलेट ट्रेन चलेगी, सुनते हैं उसका किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। और प्रधानमंत्री ने गुजराती दिमाग लगाया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से बुलेट ट्रेन के लिए कर्ज भी 50 साल के लिए मांगा है। वो जानते हैं 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे। और बाई दी वे 50 साल बाद किसी जापानी को अपना कर्जा याद रह गया, वो जैसे ही अपना कर्जा मांगने बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकलेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने साफ कह दिया कि भैया हमें इसमें सवारियां नहीं बिठानी है, ये चुनावी रेल है, इसलिए फटाफट चला, भले ही पटरी वटरी बाद में बिछाते रहे। हम चढ़ना हिमालय पे चाहते हैं, लेकिन मुंह हिंद महासागर की तरफ है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। आपको ध्यान होगा 2015 में शिंजो आबे आए थे तो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के समझौते पे हस्ताक्षर किए, और अगले दिन मोदी जी ने शिंजो आबे को ले जाकर के बनारस में 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई। 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे बोले, मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे हो? जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार चाहिए बेरोजगारों को, क्या बात है, फीस महंगी हो गई, महंगाई आसमान छू रही है, और लोगों की जो सामान्य जरूरतें हैं वो तक पूरी नहीं हो रही, तब कुछ चीजें हैं, तभी हम लोग व्यंग्य करते हैं। स्वागत है। क्या बात। महापुरुषों के नाम पे, मिथकों के नाम पे लड़ा जा रहा है। आप ही के शहर के एक बड़े नेता ने ये कह दिया, भाई बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। तो हमने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हैं। हरियाणा की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने तो कहा कि जब से नोटों पे गांधी का चित्र छपा है तब से नोटों की कीमत घट गई। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार आदमी भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है।
क्या बात है संपत भाई, क्या बात, वाह। अभी 30 जनवरी को हमने एक दुर्घटना क्रम देखा कि गांधी का पुतला बना करके गोली मारी गई, उसमें से खून निकला और खुशी में मिठाइयां बांटी गई। गांधी तब भी हंसे होंगे कि यार जिन मूर्खों ने गोली मारी, खून निकला और खुशी में मिठाई बांटी, वो मिठाई खरीदने के लिए जो धन खर्च किया उन रुपयों पे तो गांधी छपा हुआ था। क्या बात है। विसंगतियों से व्यंग निकलता है। भाई ने और रुचि जी ने अच्छे प्रेम गीत सुनाए और गाया भी बहुत अच्छा। मैं गाता नहीं हूं और आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता, उसके बावजूद गा नहीं रहा हूं। वरना एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था। अच्छा। जब तक अकल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनैन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। अच्छा। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला। मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना। ये वो त्याग और समर्पण का काम है। प्यार मोहब्बत बलिदान मांगता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा है। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और देखो, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। राष्ट्रभाषा और भारतीय भाषाओं की जो दयनीय स्थिति है, मैं हिंदी का विद्यार्थी था तो मुझसे तो कौन प्रेम करती। हालांकि इस मामले में सौभाग्यशाली रहे डॉक्टर कुमार विश्वास, क्योंकि इनकी इंजीनियरिंग से शुरुआत हुई थी। अजमेर में ससुराल है इनका, शायद इसीलिए ख्वाजा को गरीब नवाज कहते हैं। मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, इसलिए मुझसे कौन प्रेम करती। भाई मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थे। एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी। ट्रकों से तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसका प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे। अच्छा। या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है, आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याहे गए। मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दे। हिंदुस्तानी आदमी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्रीराम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे। और सरकार पुलिस को यह कह देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते उनको पुलिस वाले पीटते हैं। ये वैलेंटाइन डे वगैरह हैं क्या? मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कबीर को, सूर को, तुलसी को, मीरा को पढ़ो, मीर को, दाग को, गालिब को पढ़ो तो पता लगता है प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। जिन नौजवानों के कंधों पर चुनौतियां हैं, परिवार की, समाज की, देश की, कैरियर की, दोस्तों एक निवेदन कर दूं, कोई प्यार मोहब्बत जैसी बात नहीं। ये मीडिया के बंधु नेह के नाम पे अपनी टीआरपी तलाशते हैं।
समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया, परवाना जलने की गरज से जाता है तो छिपकली खा जाती है। टीवी वाले भी क्या हद करते हैं साहब। अभी तो जैसे 3 प्रदेशों में आपने देखा कि चुनाव और बीजेपी शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए। तो भक्तों ने चैनल बदल बदल के देखे कि कहीं तो जीत रहे हो। उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े आदमी के बावजूद हम हार सकते हैं। लेकिन जब जी न्यूज पर भी हार गए, तब लगा कि भैया अब हार गए। वो प्राइम टाइम में न्यूज चैनलों पर बहस देखते हो, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। अमूमन 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और व्यंग पर आपकी दाद उठेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। अखबारों पर थोड़ा सा विश्वास है क्योंकि छपे हुए अक्षर पर आज भी भरोसा है। यह हिंदी पत्रकारिता के एक माइलस्टोन राजेंद्र माथुर का शहर है। क्या बात है। पत्रकारिता का ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं जो इंदौर के राजेंद्र माथुर को पढ़े बिना बड़ा पत्रकार हो जाए। भारत क्या नवा टाइम्स के संपादक थे। अंतिम पेज के बाएं कोने पे प्रतिदिन छपता था शरद जोशी का। रोज भिगो करके जूता लगाते थे नेताओं को और बड़े ठाठ से पढ़ते थे। अखबार की पाठक संख्या 2 गुनी 3 गुनी हो गई थी। ये वो शहर है। लेकिन अब अखबारों का भी आत्मविश्वास गिर रहा है। अंग्रेजी के अखबार ने द हिंदू ने एनराम की रिपोर्ट छाप दी। वही एनराम है जिन्होंने बोफर्स का छापा था और उसकी जय बोलते थे आज गालियां निकालने वाले। क्या बात है, वाह 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 वाह। हिंदी अखबारों का हाल देखो, अपवादों को छोड़ करके 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनता। आए हाय आए हाय, क्या बढ़िया तर, वाह वाह वाह, क्या मारा है। हाँ, 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, आपका आनंद ले, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहां मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। इस मीडिया की गैर जिम्मेदारी पर मुझे ताज भोपाली का एक शेर याद आता है कि तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है। हाय 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 हाय, तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है बेखबरी। हाय हाय हाय, वाह भैया वाह। नेताओं की जय मत बोलो, सवाल करो, समय हिसाब लेगा। वो भले ही कितने भी आत्ममुग्ध दो। और अब तो आत्ममुग्ध का ये हाल है कि 2019 में अगर जीत गए ना डॉक्टर साहब, तो हो सकता है सबसे ऊंची मूर्ति पे चेहरा अपना लगा दें। समय हिसाब लेता है। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय और राजाओं की यूनिफॉर्म बैंड बाजे वाले पहनते हैं। क्या बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए मौलिकता, सादगी, पारिवारिकता, सामाजिकता और पारदर्शिता ये लोकतंत्र की बुनियादी चीजें हैं। क्या बात है संपत जी, क्या शानदार, वाह। एक रचना आपको सुना देता हूं। सोशल मीडिया का दौर है, हमारी ऐसी कोई रचना नहीं जो आप लोगों तक नहीं पहुंची हो। हम कवि लोग तो इसलिए चल रहे हैं कि आप लोगों की याददाश्त कमजोर है। अच्छा। लेकिन लाइव सुनने का एक अलग आनंद है। चूंकि यहां शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं ये लेख उनको समर्पित है। सुन रखा हो तो क्षमा याचना सही। स्वागत है। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी के फायदे ये हैं कि भौगोलिक दूरियां कम हो गई, लेकिन आदमी से आदमी को दूर कर दिया। वेब पोर्टल का कार्यक्रम है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वेब पोर्टल चलाने के बावजूद भी आपने एक ऐसा कार्यक्रम किया कि इतने लोग घरों से आए और आपस में एक दूसरे से मिले। क्या बात है, क्या बात है, वाह। क्योंकि मनुष्य जितना लैंग्वेज से सीखता है, उससे कहीं ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से सीखता है।
कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 टेलीविजन ने लील लिए, 2 इंटरनेट ने। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता है वह भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं से सोशल मीडिया क्यों कहते हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो हम चैटिंग से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे। आए हाय वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरे कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। एक आ गई है सेल्फी। क्या आत्ममुग्धता का दौर है साहब। हम देखते हैं कई महिलाएं अपनी सेल्फियां ले लेकर के हर 10, 15, 20 मिनट में सोशल मीडिया पे अपलोड करती हैं। आपको सच बताऊं, उन सुंदरियों के चेहरे देखकर मेरे मन में वही भाव आते हैं जो कभी दर्पण में पद्मिनी का चेहरा देख करके अलाउद्दीन खिलजी के आते हैं। लेकिन कितना धोखे का संसार है। वही सुंदरियां मुझे सामने आमने आंख मिल गई। बड़ा धोखा हुआ साहब, जिनको पद्मिनी समझता रहा वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकली। और कुछ नहीं करना है आपको, एक मेल अकाउंट खोलना है जो बैंक अकाउंट खोलने से भी आसान है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, मेल अकाउंट तो निराधार व्यक्ति भी खोल सकता है। बाकी 3 जरूरी चीजें हैं, एक अदद स्मार्टफोन, नॉन स्टॉप इंटरनेट और निठल्लापन। लेकिन सोशल मीडिया के फायदे भी हैं। एक तो आदमी घर बैठे आवारागर्दी कर सकता है। और आज की शाम इन नौजवान बच्चों को जिन्होंने बड़ी गंभीरता से अक्षर अमन को सुना, ये पंक्तियां जीवन भर याद रखना। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है, बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो गई क्योंकि हर हाथ को काम मिल चुका है। तो घरों से निकलते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, कवियों को शायरों को सुनते रहिए। एक रचना स्वागत है संपत जी, स्वागत है, पढ़िए। हम जिस दौर में जी रहे हैं वो तकनीक का दौर है। हालांकि टेक्नोलॉजी जो है कोई बुरी चीज भी नहीं है। अभी जैसे एक तो हम अतीत जीवी हैं, अतीत में जीते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई राफेल होता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। अब होता तो क्या हो जाता, नहीं होता है तो वो करके बताओ ना, वो चीज है। अभी कह रहे थे ये मित्र, बोले देखो यार कितना खराब समय आ गया, कितना खराब समय आ गया। एक टाइम ऐसा था मैं 5 रुपए लेके बाजार में निकलता था और घंटा भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा दोस्त अब यह संभव नहीं है क्योंकि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे। अतीत में सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था, संघर्ष था तो रोमांच भी था। वहीं से मैंने एक रचना निकाली। आप एक बार तालियां बजा दें। मैं रचना, बहुत अच्छी कविता है। वे भी क्या दिन थे। वाह। पहली पंक्ति से पकड़ना। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। हाय वाह, क्या बढ़िया बात थी। और एक पंक्ति में मैंने तकनीक को आईना दिखाया हो तो आपकी मोहब्बत चाहूंगा। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बंद है। आए बात। आप 2 पैसे देते हो, हम कवियों के घर चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद कवि सम्मेलन हमारे लिए धंधा नहीं एक मिशन है। समस्तीपुर से कुमार विश्वास कितनी फ्लाइटें बदलकर यहां पहुंचे और कल उनको फिर रांची जाना है। ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते हैं। हमारी कोशिश है मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। दोस्तों, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। वाह 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 वाह। पुराने समय के विरोधाभास देखें, आप सुनने के मूड में आ गए हो, बहुत अच्छा लग रहा है। तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। इसी इंदौर के शरद जोशी जी गद्य पढ़ते थे, केपी सक्सेना जी पढ़ते थे। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था।
आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप निमाड़ी या मालवी बोलते हैं, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और इस बार आपकी तालियां जरूर उठेंगी, व्यंग आप तक पहुंचेगा। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चलेगी। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा, यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं। क्या बढ़िया शब्द है, आवारा पूंजीवाद, जिसने मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भर दिया। अच्छी बात। लाखों करोड़ों जमा हैं, उसके बावजूद चिंता रहती है कल क्या होगा। बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, 2 जोड़ी कपड़े होते थे, वो भी बड़े भाई के फिट करवा लिए। एक पहन के निकल लिए, दूसरा धोके सुखा दिया। बात है, क्या आज वार्डरोब आलमारी कपड़ों से भरी और आधे घंटे तक आदमी तय नहीं कर पाता किस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करेगा। क्या बढ़िया बात है, वाह, सही बात। आप सोचते हो कि किसी नेता का चुनाव हम करते हैं? पूरा वैश्विक परिदृश्य आप देखिए। 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं, वो खिलौना चल पड़ता है। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिए और मनुष्य को लोहा बना दिया। जिंदाबाद। बुजुर्गों को समर्पित है। लोग भूखे उठते तो थे, किंतु भूखे सोते नहीं थे। आए हाय, महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। बहुत अच्छा सुन रहे हो, कमाल है भाई। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गतरात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताशपत्ती खेल रहे हैं। शूरपनखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है, और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। और मैं बधाई देना चाहता हूं उन लोगों को जो सपरिवार आए हैं। और देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरो। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, आए हाय, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। क्या बात है। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। 4 रोटी में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। आए, याद आती हैं वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। आए हाय, तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे।
डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान पकड़ना, ढंग से पकड़ जाओ तो मुझे बताना भी। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। आए जिंदाबाद, वाह। एक ही पंक्ति में लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और मेरा दावा है अगली पंक्ति पर आप अपनी तालियां रोक नहीं पाओगे, मैं चैलेंज करता हूं। चूंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे बड़े शायर हैं उदय प्रताप सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे, उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकालकर। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। समापन की ओर बढ़ता हूं। खत लिखता हूं खून से शाही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस दो चार बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही दो चार बारातियों के पास होते थे। और इसका अंतिम पैरा, वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। कुछ भी कहो साहब, प्राइम मिनिस्टर के मन की बात से रेडियो के तो अच्छे दिन आए। जो अच्छा है वो अच्छा कहना पड़ेगा। पहली बार जब मन की बात की रेडियो पे, तो राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिका से बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। बस देखा कहते ही उनका जैकेट बदल बदल के पहनना सार्थक हो गया। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था, जो पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था। लाइसेंस मिलता था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीत, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकीनंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबी से सुनते हैं। और अंतिम पंक्ति अपने साथ रखना, जीवन भर काम आएगी। सच है गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा।